दुरानी साहब अदब सबको एहतराम जगा से, दें। ये उनकी ख्वाहिशें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुशर्रफ साहब को मैंने गिरफ्तार नहीं किया था, एयरपोर्ट पे भेजा। ज़ियाउल हक की कब्र पे मैंने कसम नहीं थी खाई तेरा मिशन रखूंगा। सजाद अली शाह पर मैंने हमला नहीं था किया। जनरल जहांगीर करामत हो या आसम नवाज जंजवा, सारी हिस्ट्री है। डू यू थिंक ये लोग, ये जो लाडले हैं आजकल, ये आगे अच्छे बच्चे बन जाएंगे या फिर दोबारा गले को पड़ेंगे? मोहम्मद दुरानी साहब पाकिस्तानी आपको बारे मैंने में रहनुमाई कीजिए। जी जी, मैंने मेरे से जब मैं ये रिकंसिलिएशन की बात कर रहा था तो खान साहब की बात हुई कि जी उनके किसी रवैये की आप गारंटी कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी उनकी तो मैं किसी माँ बात किसी रवैये की 1 मिनट की भी गारंटी नहीं कर सकता। फिर जब जो अब जो नए लाडले हैं उनके बारे में मेरे से किसी ने पूछा, मैंने कहा मैं 1 सेकंड की भी नहीं कर सकता। वजह इसकी ये है कि 6-6 दफा चखे हुए लोग हैं, एक ही रवैया है, और वक्ती मफाद के लिए इंतहाई नीचे चले जाना और मफाद के हसूल के बाद आखिरी हद तक एरोगेंट हो जाना, ये हमारे इलेक्टेबल्स और हमारी रवायती सियासतदानों का और ख़ानदानी मतलब मरूसी सियासत के अलमबरदारों का एक वो है तरीक़ाकार है। मैंने उस सब चीज़ों को महसूस करते हुए, अपनी मजबूरियों को देखते हुए, अवाम की हालत ज़ार को देखते हुए मैंने एक ऐसा फार्मूला पेश किया है जिसमें उनका भी थोड़ा सा भरम रह जाए, जमहूरियत भी रह जाए। और देखें, मैंने 3 मिसालें जो इसमें कोट की हैं, एक मैंने ब्रिटेन की मिसाल दी है, एक मैंने उसकी साउथ अफ्रीका की मिसाल दी है, एक दूसरी जो वहीं की मैंने मिसाल दी। ये तीनों पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैं और इन सिस्टम्स के अंदर से जब ये अबूरी हुकूमतें बनी, 5-5 साल चली, एक तो अभी तक चल रही है, और इन तमाम हुकूमतों के अंदर इतने डिफरेंसेस थे, मतलब और इतनी ज़्यादा इख्तलाफात थे, मतलब रिलीजियस थे, नस्ली थे, उन सब की बावजूद जब इसके ऊपर हुकूमत बनी तो एक नितारा आना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ इस वक्त किसी खानदान को इक़्तिदार देना मसले का हल नहीं है। किसी एक माजी के मतलब इस्तेमाल शुदा या माजी में टेस्टेड जो मतलब फेल्योर्स हैं, किसी एक फेल्योर के हाथ में मुकम्मल इक़्तिदार दे देना जो है वो मसले का हल नहीं है। इस वक्त मसले का हल ये है कि आप एक दूसरी तरफ मैं ये भी बता दूं कि जब आप कहते हैं कि जी टेक्नोक्रेट्स की जो है हुकूमत बना दी जाए और वो 5 साल चले, वो टेक्नोक्रेट्स जब टेक्निकली सिलेक्ट होते हैं तो वो जो अवाम के बीच में से धौंस धांधली से जो सिलेक्ट होके आए थे उनसे भी बुरे होते हैं, और अच्छा, फिर उनको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे वो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलती। तो मैंने जो, आप मेरी बात को ज़रा, आप दोनों हजरात जो हैं मेरे तो दिल के भी करीब हैं और हम ज़हनी तौर पे भी इंतहाई हम आहंगी की हालत में हमेशा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये गहरी बात मैं कर रहा हूँ कि इस तरीके से हम शायद इम्कानी तौर पे एक ऐसा रास्ता खोल सके जिसके अंदर अख्तियार चंद हाथों में मरकूज होने के बजाय किसी हद तक इदारा जाती कैफियत में आ जाए। हमें मईशत की बहाली के लिए इदारे चाहिए, हमें जमहूरी इस्तेहकाम के लिए इदारे चाहिए, हमें खानदानी अफराद की हुकूमतें नहीं चाहिए। हमें जो है मतलब बच्चों का इक़्तिदार के ज़रिए हम अब पाकिस्तान को कुछ नहीं अच्छा, दे सकते। अच्छा दुरानी साहब, अवाम को एक एक इक़्तिदार मैं के अमल से बाहर रख के हम आ, सिर्फ डंडे सोटे की बुनियाद के नहीं नहीं, ऊपर ये और तो पुलिस ये की तो बुनियाद के ऊपर अपने कौमी मफादात को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ठीक, जो ये प्रपोजल है, ये मिसाक ये बड़ा पाकिस्तान एक की एक प्रपोजल, अच्छी ये अच्छी मिसाक प्रपोजल है। नशीद से आगे। मैं, आपने जिन मुल्कों की मिसालें दी हैं, अगर हम उनको देखें तो वो इतनी दौलत पैदा करती है, उनकी इशराफिया, ज़ाहिर है आज की डेमोक्रेसी या इशराफी उसको फंड करती है। ये इतने नालायक हैं कि इंडिया है $550 बिलियन के ऊपर बैठा हुआ है, जुल्म भी करता है, वो भी दुनिया देख लेती है। ये सारा खा गए, जिसे हम मेरे मेरे वर्नैकुलर ज़बान में मूनी कहते हैं, ये तो असल ज़र भी खा गए हमारे मुल्क का। अब क्या इनसे तवक्को करें? मैं सर तो क्या बताऊं आपको कि मतलब मैंने जब तारीख का तालिब इल्म हूँ और बड़े ही मतलब एक अपने एंगल से देखता हूँ, पाकिस्तान की तारीख तो इनकार आइन से तौहीन आइन की तारीख है।
जब तक मशरकी पाकिस्तान आपके साथ था, आप आइन से इनकार करते रहे। जब मशरकी पाकिस्तान आपके पास से चला गया तो आपने कहा हुण आइन बढ़ा लो, अब तो इसकी तौहीन की जा सकती है क्योंकि कोई हाथ रोकने वाला नहीं रहा। आपने उस अक्सरियत को अपने से जुदा करके अकलियत बनाया और ये कह के जुदा किया कि ये तो जनाब गरीब लोग हैं और इनकी वजह से हमारी मईशत बैठी जाती है। और आज मेरा और आपका जो है ना व्यू पॉइंट वो स्ट्रांग हो गया है। आज मैं अपने आप को ज्यादा मजबूत महसूस करता हूं, इसके बावजूद कि मेरे मुल्क की मईशत बुरी तरह से बैठी हुई है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे मुल्क की मईशत इस रीजन की वजह से नहीं बैठी हुई, इस मुल्क के अंदर हुक्मरान तबकात की वजह से बैठी। अगर इस रीजन का कोई प्रॉब्लम होता तो बांग्लादेश डूबा हुआ होता, इंडिया डूबा हुआ होता। इस रीजन के जैसे भी लोग हैं, उनको आप उनकी जीन्स को आप जो भी कह लें या उनकी नस्लों को आप कुछ भी कह लें, उनमें कैपेसिटी मौजूद है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। हमें जिस चीज के लिए जिस हालत में रखा जा रहा है वो हमारा नसीब नहीं है, वो हमारा हक नहीं है, वो हमारे पे एक हावी शुदा, हमारे पे मतलब हमारे अगर हुक्मरानों का कुछ भी पाकिस्तान में नहीं होगा तो पाकिस्तान का यही हाल हो। मतलब ये बताया माजी में आपने जो असल बात की, जिस मुल्क का हुक्मरान का जीना मरना बैरून मुल्क हो, उसके बच्चों की प्रॉपर्टी हो, उसका इलाज बाहर हो, उसकी बीमारी बाहर हो, उसके बच्चों को एजुकेशन हो, उसे पाकिस्तान से क्या मोहब्बत होगी, उसको वतन की मिट्टी से क्या मोहब्बत होगी? क्या मेरी अगर ये सोच गलत है कि मैं समझूं कि माजी में 40 साल सियासी जमातों की बजाय 2 खानदानों की हुकूमत देते रही, तो मैं इसको जमहूरियत कैसे कहूँ? ये तो खानदानों की हुकूमत रही है और चौथी दफा फिर गालबन एक खानदान की तरफ जा रही है। सब मैं आपको बिल्कुल आपको ये बताऊं कि ये खानदानों की हुकूमत रही है, ये अंग्रेज़ों के ग़ुलामों की हुकूमत रही है, ये उन लोगों की हुकूमत रही है जिनका इस पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पहले देखें, पाकिस्तान की अगर 76 साल तारीख उठा के देख लें तो ये वडेरों के दरमियान अदल बदल होने वाला हुक्मरानी का एक सिलसिला है। जब पाकिस्तान बना था तो मगरबी पाकिस्तान में वडेरे थे, मशरकी पाकिस्तान में अवाम थे। इन्होंने 54 का आइन बनने के बावजूद उसको लागू नहीं होने, मैं 56 की बात नहीं कर रहा, जो पैरिटी के साथ आया, मैं 54 का आइन कह रहा हूं, जो सियासतदानों ने खुद बनाया था, उसको लागू नहीं होने दिया। और उस वक्त इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ लगा दिया 55 में और 1 यूनिट बना के इन्होंने एक झूठी पैरिटी के नाम के ऊपर अक्सरियत को इक्तदार से महरूम करने का अमल शुरू किया। इसमें 3 वडेरे शामिल थे, एक पाकिस्तान का लैंडेड वडेरा, एक पाकिस्तान का तनख्वाह याफ्ता वडेरा और एक पाकिस्तान का जो मजहबी वडेरा है। वो सब मिलके उन्होंने जो है इस मुल्क के अंदर एक ऐसी वडेरा शाही कायम की जो आज तक चल रही है। मार्शल लॉ के खिलाफ कहते हैं जी हम बड़े चैंपियन हैं, हमने मार्शल लॉ के खिलाफ आवाज उठाई। हर मार्शल लॉ को वैलिडेट आपकी इसी पार्लियामेंट ने किया है, अदालतों ने तो उन्हें वक्ती रिलीफ दिया है। आपकी पार्लियामेंट में बैठे हुए वडेरों ने हर मार्शल लॉ को लेजिटिमेट, और आज तक मैं तो 18वीं तरमीम पे भी मैंने इसलिए दस्तखत नहीं किए थे कि उसके अंदर इन्होंने एक चीज सुनानी है आपको खान की एलएफओ खत्म नहीं किया। दुरानी साहब माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, एक शॉट सुनवाना है आपको, मैं उस पर आपका टेक लेना चाहता हूं। अता तारड़ साहब का शॉट सुनिए। कि लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा तो क्या कहेंगे? बस ठीक है, वो पहली बात हो चुकी कि रायवेंट से होगा इंशाल्लाह। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वोट को इज्जत देने का जो बयानिया था वो क्या था कि इदारा एक शख्स की सपोर्ट में खड़ा था। अप्रैल में इदारे के सरबराह ने आके कह दिया कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो हमारा तो मुतालबा ख़त्म हो गया। जी सर, आपने सुना, ये बात हो चुकी है। ये किससे मुराद है? 25 करोड़ आवाम से उनकी राय लेना जरूरी नहीं? डू यू थिंक दुरानी साहब? देखें जनाब, बात इतनी सी है कि ये तो अपना अपना ज़र्फ और अपनी अपनी सोच होती है। मैं तो चंद दिन पहले भी एक टीवी में प्रोग्राम में ही कहा था कि मियाँ साहब जब आए थे, उन्होंने जब मफाहमत की बात की मीनार पाकिस्तान पे, जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उनके सामने, तो उसको अवाम ने बहुत पसंद किया। लेकिन जिस चीज़ को नापसंद किया वो इस चीज़ को नापसंद किया कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में एज वजीर आज़म इलेक्ट होने के बजाय उन्होंने आने से साथ ही अपने आप को एक सिलेक्टेड वजीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया।
और वो सिलेक्टेड बनकर ही आए और उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ भी सिलेक्टेड पे किया। उन्होंने पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट पे उतरे तब भी उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो वज़ीर आज़म बनने नहीं आ रहे, वज़ीर आज़म बन के आ रहे हैं। और उनके तमाम जो वो हैं हवारी हैं और कारी हैं, वो उनकी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं कर रहे। एक ऐसे बंदे की जो एक जमहूरी अमल के नतीजे में वजीर आजम बनने को एस्पायर कर रहा हो और उसके साथ चलने वाले जो है उसकी हैसियत को और उसके कद को जबरदस्ती कम करने के लिए उसको इलेक्टेड और सिलेक्टेड साबित कर रहे हो, तो वो उनका ज़र्फ है, उनका नसीब है, उनकी समझ है, उनकी अकल है। मैं तो ये समझता हूँ। वो कहते हैं वो सिखों का एक मुहावरा है, उन्होंने कहा मंजी नहीं देनी ते ना दो, सौवो तो चज नाल ना।